I hope my screen is visible and I'm audible to everyone. I hope my screen is visible and I am audible to everyone. चलो जी, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं. Now let's see the next question. चलो जी आगे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. ये सारे यूनिट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए, आप देख सकते हैं कि कितना कितना होता है वॉल्यूम्स एंड ऑल, और फिर सारे फार्मूलेज मेंशन है इसमें, that how you can convert these things into milligram per meter cube और माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. बट बेसिक फार्मूला जो है वो आपको मैंने बताया ही था कि ये जो बेसिक फार्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने यूज किया, इफ यू आर गिवन द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, so 24.45 if you have been given at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमें 24.45 का यूज करना है. ठीक है, वो हम चूज कर सकते हैं. एंड देन इफ एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस तो 22.4 लीटर यूज करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड होता है आपका. तो ये काफी अच्छे से मेंशन है आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाले पार्ट में. सो देयर इज राइट. आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो बहुत ही सिंपल है इसमें तो, इट्स लाइक अ किडोज क्वेश्चन. ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं. ये तो आप अगर आई गेस 9th-10th के बच्चे से भी पूछेंगे तो इजी हिंट वो इसमें से पकड़ लेगा. और इजी हिंट अगर पकड़ लेगा तो सबसे सिंपल तो इसमें वर्ल्ड ओजोन डे ही है, विच इज यूर 16th of September. राइट, जो वर्ल्ड ओजोन डे है आपका 16th of September है. ठीक है, और जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है आपका 5th of October है. ये हमने सारी डिटेल्स आपको दी हुई है. ठीक है, जो आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है दैट इज 21st of March and world water day is 22nd of March. So I hope this is clear to everyone that who is going where. but मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में सबसे इजी हिंट जो था वो वर्ल्ड ओजोन डे का था 16 सितंबर. और एक ही ऑप्शन है खाली ऐसा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है जहां पे A is 1. So you can catch it easily where you are sure. So this is third. तो थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? जल्दी बताइए फटाफट. Anyone having any doubt in this question? Question number 7. We have already distributed the environmental calendar when Ankita ma'am was teaching. So we have given the calendar with the days. Right. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे भी ये कैलेंडर देखिए दिया हुआ है टाइम वाइज हम लोगों ने क्रोनोलॉजी में, दैट विच इज व्हाट, लाइक फरवरी को देखे 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 27 फरवरी इंटरनेशनल पोलर बियर डे, नेशनल साइंस डे. एवरीथिंग इज देयर ऑन द प्लेस इन योर सिलेक्टेड सॉल्यूशन. मार्च में भी दिया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3rd मार्च. फिर अप्रैल में भी आपको दिया है, मई में मंथली आप देख सकते हैं. जस्ट हैव अ गो. राइट, एवरीथिंग इज देयर ऑन प्लेस. ओके, now the next important question comes. Question number 8. It is a very good question और ये हमने अपने टेस्ट सीरीज में
जब हमारी एक क्विज हो रही थी तो लास्ट टाइम हमने करवाया था और ये वहीं से क्वेश्चन आ गया। क्विज में इस पे डिस्कशन हो रहा था भारत स्टेज 6 पे कि जो BS6 नॉर्म्स हैं फॉर द अबैटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, जो व्हीकुलर टेक्नोलॉजी में चेंज आया है आपका, ठीक है, जो व्हीकुलर टेक्नोलॉजी में भारत स्टेज 6 के जो नॉर्म्स हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कहता है रिगार्डिंग द भारत स्टेज 6 BS6 जिसको आप बोलते हो व्हीकुलर एमिशन नॉर्म्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें से चूज करनी है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं जी, क्या कहता है, BS6 एमिशन नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट टू यूरो 6। ऑब्वियस सी बात है, ये जो अडॉप्ट किया गया है सिमिलर टू यूरो 6 जो यूरोप में चलता है आपका, ठीक है, जो एमिशन नॉर्म्स है उसके से ही ऑप्ट किया गया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड BS6 norms require the upgradation of engine and emission control technology. Absolutely right. To upgrade the vehicles to BS6, we need upgradation in engine technology as well as into the emission control technology. Right. तो BS6 जो है उसके अंदर आपको एक तो ये इंजन को तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Then next, BS6 norms are applicable to all categories of the vehicle, including 2, 3 and 4 wheeler. Absolutely right. सबके ऊपर ये लागू होता है आपका, right? So BS6 norm जो है भारत stage 6 are applicable to all the category of the vehicle, including 2, 3 and 4 wheelers. This is absolutely right. Next, जो आपको बोलता है, क्या बोलता है, that BS6 norms do not require any change in fuel quality. ये तो गलत हो गया, fuel quality में भी change चाहिए, फ्यूल क्वालिटी में भी चेंज चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप बिना फ्यूल क्वालिटी को चेंज करे हुए आगे बढ़ जाओगे? आपने इंजन की टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी, आपने एमिशन एबेटमेंट की टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी, तो फ्यूल भी तो अपग्रेड होना चाहिए भाई। तो जो डी स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट। तो ऑल द थ्री ए बी एंड सी इज करेक्ट। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो आपको ए बी और सी की तरफ ले जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। So here the option number 1 would be the correct. अब बता रहा हूं, हाँ, जो फ्यूल है आपका उसमें हाई ग्रेड का हमें चाहिए डीजल और पेट्रोल विथ लेस नाइट्रोजिनस और सल्फर कंपाउंड्स, राइट। उनका ऑक्टेन वैल्यू भी अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं कि क्या क्या रखे गए हैं नॉर्म्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड BS जिसको आप बोलते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेट करने के लिए निकाले गए, और इसमें जो अभी स्टेज चल रही है वो 6 स्टेज चल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ ये इंप्लीमेंट हुआ है एमिशन स्टैंडर्ड 4 व्हीलर के लिए, यहाँ पे तो दिया हुआ है भारत स्टेज 6 यूरो 6 2018, 19, 20 नेशन वाइड 20 के बाद ये कर दिया गया है, ठीक है। अब जितने भी व्हीकल आपके नए आ रहे हैं वो BS6 के आ रहे हैं, ठीक है। BS6 में क्या है देखिए, BS6 एमिशन स्टैंडर्ड जो है काफी स्ट्रिक्ट है आपके, ठीक है ना। व्हीकल को भी अपडेट करना पड़ेगा आपको और टेक्नोलॉजी को भी करना पड़ेगा। मैं BS6 का आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं इसमें से। क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पोल्यूशन अगर हम नहीं उसको करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंट्रोड्यूसिंग BS6 ऑटो फ्यूज टू होल दिल्ली NCR फ्रॉम April 1, 2019 as is possible. The step was taken due to the problem of air pollution faced by Delhi which become worse around 2019, जो आपका स्मोक एपिसोड था, ठीक है। So the decision was met with the disarray by the automobile companies, and they had planned their production according to 2020 roadmap. The phasing out of two-stroke engine and two-wheelers, and cessation of production of Maruti 800 and introduction of the electronic controls like e-vehicle आ गए हैं, ठीक है, emissions को कर्व डाउन करने के लिए। और इसमें भी जो है इंजन टेक्नोलॉजी को बदल दिया गया है काफी, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो कंपाउंड्स हैं इस तरह की प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें कि मिनिमम से मिनिमम एमिशन कंपाउंड, जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं कुछ, इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, हमने पढ़े थे जब हम एनर्जी आपको पढ़ा रहे थे, तो उनको कर्व डाउन करना है। प्लस क्या है, जैसे जो ऑक्टेन वैल्यू है या सीटेन वैल्यू है डीजल का और ऑक्टेन वैल्यू है जो पेट्रोल का, वो काफी स्टैंडर्डाइज रखना है इन फ्यूल्स में, तभी आप एमिशन
जो फ्यूल टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिटेलिंग हमने सारी इसमें मेंशन की हुई है आपकी। और यहाँ पे पहले 3 स्टेटमेंट जो थे एब्सोल्युटली करेक्ट थे, सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, शुभम कुमार जी को क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? जल्दी बताइए भैया। एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो, now we are moving to the next question which is question number 9. So this is a very easy question. ये आपको डिस्कस भी करा है, अली सर ने भी करा है अपनी एनर्जी की क्लास में, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तान्या मैडम ने भी आई गेस कुछ कुछ बताया होगा इसमें। हाइपर थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, प्रेफर टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ। तो पहले हम कैटेगरीज को थोड़ा देख लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी इस पे एक क्वेश्चन था, इस बार भी इस पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले कैटेगरीज को देख लेते हैं। हाँ, पहले कैटेगरीज को देख लेते हैं। ठीक है, सो हाइपरथर्मोफाइल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में ये रहते हैं। स्टार्ट करते हैं 60 डिग्री से, फॉरनाइट में 140 डिग्री। An optimal temperature for the existence of hyperthermophile is often above 80 डिग्री सेल्सियस। जो क्वेश्चन हमारा आया है कि 80 से ऊपर ये रहना पसंद करते हैं। Hyperthermophiles are often within the domain of archaea, although some bacteria are able to tolerate temperature around this much. Some bacteria can live temperature higher than this much, where water does not boil because of the high pressure. Many hyperthermophiles are also able to withstand other environmental extremes such as high acidity भी ये टॉलरेट कर सकते हैं, हाई रेडिएशन लेवल्स भी। हाइपरथर्मोफाइल हाइपरथर्मोफाइल्स आर अ सबसेट ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स। ये किस कैटेगरी में आते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स में। एक्सट्रीमोफाइल कहने का मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को विथस्टैंड कर पाते हैं उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन कंटेन हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड टू रिटेन इट्स शेप एंड हाई टेम्परेचर। ये तो कुछ डिटेलिंग्स थी इसके बारे में, बट क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पे जो हाइपरथर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेफर करते हैं टेम्परेचर कितना? 80 डिग्री से अबव। एक्सेस ऑफ पूछा है, एक्सेस ऑफ पूछा है, एक्सेस ऑफ किससे ऊपर? 80 से ऊपर। क्लियर है जी सबको? ये क्वेश्चन नंबर 9। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलिए भैया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये सोलर से है, अली सर ने काफी डिटेल में। अगर एक्सेस ऑफ नहीं होता तो 60 टू 80 जो रेंज है, अगर एक्सेस ऑफ नहीं होता तो 60 टू 80। क्लियर है दीपक सोनी को? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनर्जी से एक क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छे से कराई गई है, दोनों ने हमने पढ़ाया, अली सर ने अपना पूरा यूनिट पढ़ाया, मैंने पूरा यूनिट पढ़ाया। एजर्शन का क्वेश्चन है ये। एजर्शन को पहले पढ़ लेते हैं। A solar and wind energy system require quite large structure relative to power produced. Obvious सी बात है, अगर आपको कोई सोलर प्लांट लगाना है या विंड एनर्जी प्लांट लगाना है तो काफी बड़ा एरिया आपको कवर करना होता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में हमें पावर प्रोडक्शन बहुत कम मिलता है, दैट इज फॉर श्योर। तो सोलर एंड विंड एनर्जी सिस्टम रिक्वायर क्वाइट लार्ज स्ट्रक्चर रिलेटिव टू पावर प्रोड्यूस। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। असर्शन जो है एब्सोल्युटली ट्रू है, वी एग्री ऑन दैट। रीजन की बात करते हैं। कहता है एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद द सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर ऑन एवरेज स्मॉल। हाँ जी, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, ये तो सभी ने पढ़ाया है, जो पुराने वाले हैं वो जिससे पढ़े उन्हें पता होगा। ठीक है, मैं तो बता रहा हूं कि इस बार कवर किया गया है ये अच्छे से। और ठीक है, तो एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी एसोसिएटेड विद द सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर ऑन एवरेज स्मॉल। तो इसमें क्या है, अब देखिए क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जो फ्लक्स डेंसिटीज हैं आपकी, वो तो ऑब्वियस सी बात है छोटी हो ही जाएंगी ना, क्योंकि एरिया बहुत लार्ज है। ठीक है, एरिया जो है बहुत लार्ज है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो जाएगी। अगर मैं इसको कह दूं ये कोई क्वांटिटी एक्स है, एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, तो ये तो बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है इसीलिए स्मॉल है। ठीक है, सो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 1 फॉर क्वेश्चन नंबर 10।
So first is the correct answer where both A and R are correct and R is the correct explanation of A. फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया 10th में। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को यहां तक? जल्दी बताओ भैया फटाफट, क्विकली क्विक बताएंगे, क्विकली बताएंगे भैया, क्विकली। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, थर्मोफाइल की टेम्परेचर रेंज बता दो दी भैया। 60 से 80 है मोस्ट अप्रोप्रिएट, 100 तक भी जाते हैं कोई कोई, बट 60 to 80 ज्यादा है। 60 to 100 है वैसे तो, उसमें लिखा है, मेंशन किया हमने कि कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स भी होते हैं 100 से ऊपर। शुभम कुमार समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एनर्जी ट्रांसफर, जो एनर्जी फ्लक्स है आपका, ठीक है, उसको मेंशन किया है, तो वो ज्यादा आपका कम हो जाएगा, इसलिए तो दिखाया है ये फ्लक्स डेंसिटी कैसे होती है। So just go through this. This will give you some good edge on overall things. चलो जी, अगला क्वेश्चन आ गया। ये आपका जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये 11th 12th क्लास लेवल का क्वेश्चन है इफ यू आस्क मी। तो इसमें क्या है कि गोल्डस्मिथ की एक क्लासिफिकेशन होती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले गोल्डस्मिथ ने ये क्लासिफिकेशन दी थी आपकी, द गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन, where you have elements and their characteristics. So according to Goldsmith classification developed by Victor Goldsmith in this year, like 1880 to this much, right? A geological classification which groups the chemical element within the earth according to their preference, host phase into lithophile. Lithophile क्या है? रॉक लविंग। ये ध्यान रखने, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। लिथोफाइल किसे कहते हैं? रॉक लविंग। साइड्रोफाइल कौन होते हैं? आयरन लविंग। ठीक है, साइड्रोफाइल्स कौन से? फाइल मीन लविंग, लिथो मीन्स रॉक, सो रॉक लविंग। साइड्रो मीन्स आयरन, फाइल मीन्स लविंग। चैल्कोफिल सल्फाइड और लविंग, जो सल्फर के ओर होते हैं उनको चैल्कोफिल्स कहते हैं। चैल्कोजेंस ठीक भी कहते हैं इसको, ये तो आपका मेंशन ही है। एंड एटमोफिल्स, एटमोफिल्स मतलब गैस लविंग और वोलेटाइल एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन व्हिच अकर्स इन द लिक्विड गैसियस और एम्बिएंट सरफेस कंडीशन। तो ये पॉइंट्स कुछ कुछ आपको गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशंस के याद रखने हैं, जिससे ये क्वेश्चन आपका आ गया है। जैसे यहाँ पे लिथोफिलिक एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, लिथोफिलिक एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इफ यू टॉक अबाउट लिथोफाइल्स, मेंशन अबाउट लिथोफाइल्स, तो लिथोफिलिक एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं वो मेंशन किया गया है। ठीक है, लिथोफाइल्स कौन से थे आपके? ठीक है, दे रेडिली कंबाइन विद ऑक्सीजन दैट डू नॉट सिंक इनटू अर्थ कोर। लिथोफाइल एलिमेंट्स इंक्लूड ये सारे हैं, क्योंकि लिथोफाइल वैसे कौन से हैं आपके? रॉक लविंग। ठीक है, तो रॉक लविंग है आपके लिथोफाइल्स, उनको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे सारे आ गए, ऐसे ही आपके बाकी वाले मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इस सारी साइड्रोफाइल्स के बारे में बताया गया है, चैल्कोफाइल्स के बारे में, देन एटोमोफाइल्स के बारे में। जस्ट हैव अ लुक इन टू देम इन डेप्थ, यू विल बी बेटर इन स्टेट, राइट? तो अब इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्योंकि पहले डिटेलिंग जरूरी थी, तो इजी हो जाएगा कुछ आपके लिए। 11th क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं लिथोफाइल्स की बात करूं, लिथोफाइल क्या है? रॉक लविंग है। ठीक है, लिथोफाइल क्या है आपका? रॉक लविंग है। और ये भी पता है कि मेनली ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जी जो मेरे चाल्कोफिल्स है, चाल्कोफिल्स ग्रुप 16 मेंबर। ठीक है, चाल्कोफिल्स जो है ग्रुप 16 मेंबर, जो सल्फाइड के ओर्स बनाते हैं मेजरली, Ce2S है, PbS है। ठीक है, तो अकर मेनली है सल्फाइड्स। ठीक है ना, तो ए आपका चला जाएगा जी थर्ड पे। इसको दूसरा ले लेते हैं एरो वाला, तो ए आपका चला गया थर्ड पे। ठीक है, मेनली ऑक्सीजन कंपाउंड्स। और बी जो है आपका चाल्कोफिल्स, ठीक है, दैट मेनली अकर्स है सल्फाइड, राइट?
उसके बाद आ जाएंगे आप सी पे। सी में क्या है, साइड्रोफाइल, आयरन लविंग, ठीक है, आयरन कंपाउंड, तो ये आपके चले जाएंगे नेटिव एलिमेंट्स में जो होते हैं मेनली। और फिर एटमोफाइल्स आपको बताया था, ठीक है, तो जो गैशियस एलिमेंट्स डू नॉट जनरली फॉर्म कंपाउंड्स। तो अगर आप इस तरह से इन ऑप्शंस को ट्रैक करेंगे तो फोर्थ जो है आपका अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डिटेल्स वी हैव मेंशन हियर, राइट। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 11, किसी को कोई डाउट है? सभी जो भी सेशंस में इस समय प्रेजेंट है, एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? चलो आगे आ जाओ, ठीक है। चलो थोड़ा डिटेलिंग सम इसको वहां पे आपकी मेंशन है, तो एक बार उसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का मैंने जो है ग्राफ जो है 7th क्लास की एनसीईआरटी में देखा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये जो हमारा दूसरा बेसिक चैनल भी है यूट्यूब का, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आया है बेसिकली, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप उसको भी थोड़ा सा देख लें एक बार, जो बेसिक है इकोलॉजी के उसमें अच्छे मेंशन है। और एडवांस लेवल तो लिस्ट ए में आपको ऑर्गेनिज्म दे दिया हमने, और लिस्ट बी में जी आपको दे दिया इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है। लिस्ट ए में हमने आपको ऑर्गेनिज्म दे दिया, और लिस्ट बी में हमने आपको इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दे दिया कि कौन सा कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपकी जगह पे होता तो मैं बहुत आराम से इसको चूज कर लेता, ठीक है। मुझे इतना पता है अर्थवर्म जो है वो डेट्राइटिवोरस है, ठीक है। अर्थवर्म जो है वो डेट्राइटिवोरस है, तो आई विल सिंपली पिक अप दिस एंड मैच विद दिस। तो मैं देखूंगा A4 किस में है, तो फर्स्ट और फोर्थ में कंपटीशन आ गया। अब मैं आगे जाऊंगा, मैं बी वाले को देखूंगा, ग्रास। तो भैया सबको पता है कि ग्रास किस कैटेगरी में आता है, प्रोड्यूसर कैटेगरी में, प्राइमरी प्रोड्यूसर है बेसिकली ग्रास, तो ठीक है। तो ये सिंपली आपका यहां चला जाएगा। तो A4 B1 किस में है, A4 और B1 दो में है, 1 और 4 में। अभी भी कंपटीशन ऑन है क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल कैटेगरी का है, तो आपको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। अब हम चलते हैं फ्रॉग पे, ठीक है। फ्रॉग पे, तो फ्रॉग को अगर मैं देखूं तो फ्रॉग जो है प्राइमरी कार्निवोर है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। तो फ्रॉग जो है वो प्राइमरी कार्निवोर है, और जो हॉक है आपका, ठीक है, वो सेकेंडरी कार्निवोर होता है, ठीक है जी। जो हॉक है आपका वो सेकेंडरी कार्निवोर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अर्थवर्म जो है वो आपका डेट्राइटिवोरस है, बिकॉज इट फीड ऑन डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, इट ईट्स अप। देन सेकंड, द ग्रास इज योर प्राइमरी प्रोड्यूसर। सी, द फ्रॉग इज योर प्राइमरी कार्निवोर, एंड जो आपका डी है दैट इज हॉक, दैट इज आपका सेकेंडरी कार्निवोर, राइट। देखते हैं ना फूड चेन में, तो अगर आप इस हिसाब से जाएंगे तो आपका एक ऑप्शन इसमें फिट बैठता है मैचिंग का, विच इज फोर्थ वन। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को इसमें? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन था इकोलॉजी का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपको सारी चीजें कवर्ड अप है। मैंने इसीलिए बोला है कि वो जो 8 लेक्चर है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया, जो यूट्यूब चैनल हमारा है बेसिक्स वाला, उस पर भी आप सुन सकते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है। और बाकी कोर्स कंटेंट में तो आपके ये कवर्ड है ही। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलिए जी अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।